नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जो भारतीय सिनेमा के लिए सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि शायद एक नया मोड़ है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टिफ 2025 में एक ऐसा डेलीगेशन भेज रहा है जिससे पूरी तरह से महिलाएं लीड कर रही हैं। ये अपने आप में मतलब काफी बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, एक ऐतिहासिक कदम कह सकते हैं इसे। हाँ, और हमारी ये जो जानकारी है ये आज ही 4 सितंबर 2025 को सिनेमा एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया है, उस पर आधारित है। अच्छा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी पहल के पीछे क्या कहानी है, इसका असल मतलब क्या है, कौन लोग शामिल हैं और सबसे जरूरी भारतीय महिला फिल्म मेकर्स के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ सकता है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ टिफ जाने की बात नहीं लगती, कुछ गहरा है इसमें। बिल्कुल। और देखिए, शुरू में ही ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ कोई सिंबॉलिक चीज नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है जिसका मकसद है कि ग्लोबल स्टेज पर भारतीय सिनेमा में महिलाओं की आवाज को, उनकी कहानियों को एक्टिवली आगे बढ़ाया जाए। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं, बल्कि वो यूनिक कहानियां सामने लाना जो शायद अब तक उतनी नहीं सुनी गई। सही कहा। तो चलिए थोड़ा और खोदते हैं इसे, ये सब कर कौन रहा है, मतलब इसके पीछे कौन है? देखिए, ये जो पूरी सोच है और जो लीडरशिप है वो विमेन इन फिल्म इंडिया यानी WIF इंडिया की है। WIF इंडिया। हाँ, सुना है इनका नाम। जी। लेकिन जो बात इसे और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है वो है इसका सपोर्ट सिस्टम। अच्छा। इसे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग INB का पूरा सपोर्ट है। ओह, सरकारी सपोर्ट भी है। हाँ, ये बड़ी बात है। ये दिखाता है कि सरकार भी इस चीज को महत्व दे रही है। यानी ये सिर्फ कोई प्राइवेट इंडस्ट्री की पहल नहीं है, इसे नेशनल लेवल पर देखा जा रहा है। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, इसमें नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NFDC। हाँ, NFDC तो इंडिपेंडेंट सिनेमा के लिए काफी काम करती है। वही तो NFDC इस पूरे प्रोसेस को आसान बना रही है, फैसिलिटेट कर रही है। और साथ में वेव्स बाजार का भी सपोर्ट है। वेव्स बाजार, फिल्म बाजार वाला। जी जी। तो आप देखिए, WIF इंडिया की लीडरशिप, सरकार का सपोर्ट INB मिनिस्ट्री, एक सरकारी एजेंसी NFDC का साथ और एक इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म वेव्स बाजार, ये सब मिलके एक मजबूत कोशिश बन जाती है। ये तो वाकई एक बड़ा गठबंधन लगता है। अच्छा, अब टिफ 2025 की बात करते हैं। ये आज से ही शुरू हो रहा है, 4 सितंबर से 9 सितंबर तक। हाँ, तो इस डेलीगेशन में कौन लोग जा रहे हैं और इनका चुनाव कैसे हुआ? क्या ये आसान था? चुनाव का प्रोसेस तो अपने आप में एक कहानी है। WIF इंडिया ने इसके लिए एक नेशनल वाइड कंपटीशन रखा था। नेशनल वाइड? जी। पूरे देश में? हाँ, पूरे देश में। और आपको हैरानी होगी कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, सिर्फ 7 दिनों में उन्हें 200 से ज्यादा एप्लीकेशंस मिली। हाँ, क्या कह रहे? एक हफ्ते में 200 से ज्यादा? अरे, ये तो कमाल का नंबर है। ये तो दिखाता है कि कितनी महिला फिल्म मेकर्स हैं जो मौके की तलाश में है। बिल्कुल। उनकी प्रतिभा, उनका पैशन, और ये एप्लीकेशन सिर्फ मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों से नहीं थी। ये बात बहुत जरूरी है। कहाँ-कहाँ से थी? अरे, पूरे भारत से। उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर जैसे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से लेकर साउथ में कर्नाटक, वेस्ट में महाराष्ट्र और फिर दिल्ली, वेस्ट बंगाल, चंडीगढ़, मतलब हर कोने से। वाह! ये साफ दिखाता है कि क्रिएटिव एनर्जी पूरे देश में फैली हुई है। महिलाएं अपनी कहानियां कहने के लिए तैयार बैठी हैं, बस उन्हें सही प्लेटफॉर्म चाहिए। ये डाइवर्सिटी तो कमाल की है। तो फिर इन 200 से ज्यादा एप्लीकेशंस में से फाइनल 6 को कैसे चुना गया? ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, मुश्किल तो था, लेकिन प्रोसेस काफी स्ट्रक्चर्ड और ट्रांसपेरेंट रखा गया था। कैसे? पहले राउंड में 23 प्रोजेक्ट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया और फिर इन 23 में से जो फाइनल 6 विजेता हैं, उनका चुनाव एक बहुत ही जानी मानी इंटरनेशनल जूरी ने किया। अच्छा, इंटरनेशनल जूरी। इसमें कौन लोग थे? देखिए, इंटरनेशनल जूरी कहने का मतलब है कि इसमें सिर्फ भारत के ही नहीं, बल्कि ग्लोबल सिनेमा की गहरी समझ रखने वाले लोग शामिल थे। इसमें ऐसे प्रोड्यूसर्स थे जिनका नाम ऑस्कर विनिंग फिल्मों से जुड़ा है, ऐसे कल्चरल लीडर्स थे जो ग्लोबल फिल्म मार्केट्स को समझते हैं, और ऐसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स थे जो सालों से सिनेमा में महिलाओं के हक की बात करते आ रहे हैं। तो इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये कि चुनाव सिर्फ भारतीय नजरिए से नहीं, बल्कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और पर्सपेक्टिव से हुआ। उनका जो कलेक्टिव एक्सपीरियंस है ना, वो इस सिलेक्शन प्रोसेस को एक वजन और क्वालिटी देता है।
ये पक्का करता है कि जो प्रोजेक्ट्स चुने गए हैं उनमें इंटरनेशनल अपील हो, वो दुनिया का ध्यान खींच सके। बात तो सही है। तो आखिरकार कौन है वो 6 खुशकिस्मत और यकीनन बहुत टैलेंटेड फिल्म मेकर्स जिन्हें ये ऐतिहासिक मौका मिला है, और उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ पता है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको नाम और प्रोजेक्ट्स के टाइटल बताता हूँ। ये 6 फिल्म मेकर्स हैं। बताइए। पहली हैं अर्शली जोस, उनका प्रोजेक्ट है अ डैंडेलियंस ड्रीम। अ डैंडेलियंस ड्रीम, दिलचस्प। दूसरी हैं दीपा भाटिया, जिनका प्रोजेक्ट है रैबिट होल। रैबिट होल, एलिस इन वंडरलैंड वाला या कुछ और? हाँ, देखना पड़ेगा। तीसरी हैं कात्यायनी कुमार, प्रोजेक्ट का नाम है सन्स ऑफ द रिवर। सन्स ऑफ द रिवर, नदी के बेटे, ये Yeah. भी अलग लग रहा है। चौथी है मधुमिता सुंदरामन, उनका प्रोजेक्ट है द गेस्ट हाउस। द गेस्ट हाउस। पांचवी है पारोमिता धर, प्रोजेक्ट का टाइटल है उल्टा। उल्टा, ये तो काफी उत्सुकता जगा रहा है। हाँ, और छठी है प्रमाती आनंद, उनका प्रोजेक्ट है ए लेट ऑटम ड्रीम। ए लेट ऑटम ड्रीम। तो अब देखिए, सिर्फ इन टाइटल से ही अंदाजा लग रहा है कि कितनी अलग-अलग तरह की कहानियां होंगी, कितने अलग नजरिए होंगे। ये कोई एक जैसे थीम वाली फिल्में नहीं लगती। सही कहा, ये नाम और टाइटल वाकई बहुत इंट्रीगिंग है। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, और मैं भी सोच रही थी, ये सिर्फ टिफ में जाकर अपनी फिल्म या प्रोजेक्ट दिखाने की बात तो नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद क्या है? इसके पीछे की सोच क्या है? आपने बिल्कुल सही नास पकड़ी है। ये सिर्फ वहां जाकर हाजिरी लगाने से कहीं ज्यादा है। अगर आप वाइफ के ऑफिशियल स्टेटमेंट को देखें तो इस प्रोग्राम के कई मकसद हैं। जैसे कि? पहला, इन महिला फिल्म मेकर्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहचान दिलाना। एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, फेस्टिवल क्यूरेटर्स की नजर उन पर पड़े। विजिबिलिटी। एग्जैक्टली, विजिबिलिटी। दूसरा, उन्हें एक्सपीरियंस्ड इंटरनेशनल प्रोफेशनल से मेंटरशिप दिलवाना। मतलब सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि प्रॉपर गाइडेंस, स्क्रिप्ट से लेकर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन तक। ये मेंटरशिप वाला पॉइंट बहुत जरूरी लगता है। बहुत जरूरी। और तीसरा, उन्हें खास तौर पर डिजाइन किए गए नेटवर्किंग मौके देना। मतलब सही लोगों से मिलना, कनेक्शन बनाना जो आगे काम आए। और आपने पिचिंग और डील मेकिंग की भी बात की थी शुरू में, वो क्या होता है और क्यों जरूरी है? हाँ, वो चौथा और शायद सबसे प्रैक्टिकल पहलू है। उन्हें पिचिंग और डील मेकिंग की ट्रेनिंग देना। पिचिंग मतलब? पिचिंग मतलब अपनी फिल्म का आइडिया, अपनी कहानी कम शब्दों में असरदार तरीके से पोटेंशियल इन्वेस्टर्स या पार्टनर्स के सामने रखना। अच्छा। और डील मेकिंग मतलब इंटरनेशनल लेवल पर अपनी फिल्म के लिए फाइनेंस, प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन की डील्स कैसे फाइनल करनी है, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे समझने हैं। ये वो स्किल्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में टिकने के लिए बेहद जरूरी हैं। हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। बिल्कुल। तो कुल मिला के जो बड़ा लक्ष्य है वो है रिप्रेजेंटेशन के गैप को भरना। ग्लोबल सिनेमा में भारतीय महिलाओं की आवाज अभी भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये पहल उस खाई को पाटने की कोशिश है, और सिर्फ एक बार के लिए नहीं, बल्कि भारतीय महिला फिल्म मेकर्स के लिए ग्लोबल सिनेमा तक पहुंचने के परमानेंट रास्ते बनाने की कोशिश है। सस्टेनेबल रास्ते बनाना। ये सिर्फ एक मौका नहीं, बल्कि एक सिस्टम बनाने की कोशिश है। ये सुनकर तो वाकई लगता है कि ये एक बहुत सोचा समझा और दूर तक देखने वाला प्लान है। अब सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे ग्राउंड पर? मेंटरशिप, नेटवर्किंग, ट्रेनिंग, इसे कोऑर्डिनेट कौन करेगा? हाँ, ये भी जरूरी सवाल है। और क्या टिफ खत्म होने के बाद भी इन्हें कोई सपोर्ट मिलेगा, या ये बस फेस्टिवल तक ही है? देखिए, कोऑर्डिनेशन का काम प्रोडक्ट ऑफ कल्चर नाम की एक संस्था कर रही है जो यूएस बेस्ड है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। हाँ, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पहले कान फिल्म फेस्टिवल में भी WIF इंडिया के शोकेस के लिए पार्टनरशिप की थी। तो उनके पास ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स को संभालने का अनुभव है। ये तो अच्छी बात है। और जहां तक आपके दूसरे सवाल की बात है, क्या सपोर्ट आगे भी मिलेगा, तो यही इस पहल की मुझे लगता है सबसे खास बात है। क्या है वो? ये सिर्फ एक वन टाइम इवेंट नहीं है। WIF इंडिया, WIF LA यानी लॉस एंजलिस चैप्टर जो हॉलीवुड में है, ऑस्कर विनर प्रोड्यूसर गुनीत मुंगा कपूर। अरे वाह, गुनीत मुंगा कपूर भी? जी हाँ, और वही इंटरनेशनल जूरी जिन्होंने इन्हें चुना था, ये सब मिलकर इन 6 फिल्म मेकर्स को टिफ के बाद भी लगातार गाइडेंस और सपोर्ट देते रहेंगे। लगातार? हाँ, लॉन्ग टर्म। लक्ष्य साफ है। भारत की जो महिला कहानीकार हैं, उनके लिए लगातार ग्लोबल विजिबिलिटी बनी रहे। ये कोई शॉर्ट टर्म पब्लिसिटी स्टंट नहीं, बल्कि इन टैलेंट्स में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये लगातार सपोर्ट वाली बात इसे वाकई बहुत खास बना देती है। अक्सर ऐसी पहले शुरू तो होती हैं, लेकिन फिर ठंडी पड़ जाती हैं। हाँ, यहाँ एक लंबी सोच दिख रही है। बिल्कुल, और उम्मीद यही है कि ये कंटिन्यूटी बनी रहे।
क्योंकि इंटरनेशनल सिनेमा में अपनी जगह बनाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। एक फेस्टिवल में जाने से काम नहीं बनता, लगातार फॉलोअप, गाइडेंस और नए मौके जरूरी होते हैं। तो अगर हम इस पूरी पहल का निचोड़ निकालें तो इसका असल महत्व क्या है भारतीय सिनेमा के लिए, इन 6 फिल्मकारों के लिए और शायद बड़े लेवल पर भारत की इमेज के लिए भी? देखिए, इसके कई लेयर्स हैं। पहला और सबसे सीधा फायदा तो यही है, जैसा हमने कहा, कि ये ग्लोबल स्टेज पर भारतीय महिला आवाजों को जानबूझकर एक प्लान के तहत आगे बढ़ा रहा है। ये सिर्फ हो नहीं रहा, किया जा रहा है। डेलिब्रेट एफर्ट है ये। इंटेंशनल। बिल्कुल। दूसरा, इन 6 फिल्म मेकर्स के लिए ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। उन्हें वो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, वो कॉन्टैक्ट्स बनेंगे जो शायद घर बैठे कभी ना बनते, और वो प्रैक्टिकल स्किल सीखेंगे जो उनके करियर को एक नई उड़ान दे सकते हैं। उनके करियर के लिए तो ये बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है। यकीनन। तीसरा पहलू, जो शायद समाज और कल्चर के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, वो ये कि ये पहल भारत में हजारों दूसरी महिला फिल्म मेकर्स के लिए एक जबरदस्त मोटिवेशन बन सकती है। हाँ, ये बात भी है। ये उन्हें दिखाता है कि मौके हैं, उनके टैलेंट को पहचाना जा सकता है, और सबसे जरूरी कि उन्हें सपोर्ट करने के लिए अब स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ये सिर्फ 6 लोगों को भेजने की बात नहीं है, ये एक उम्मीद जगाने वाली बात है। ये भारतीय सिनेमा के भविष्य में और खास तौर पर महिला कहानीकारों के भविष्य में एक जरूरी इन्वेस्टमेंट है। और इसका कोई असर भारत की ग्लोबल इमेज पर भी हो सकता है? आपने सॉफ्ट पावर का जिक्र किया था। हाँ, बिल्कुल। सॉफ्ट पावर की बात यहीं आती है। सॉफ्ट पावर क्या है? किसी देश का कल्चरल असर, उसकी कला, सिनेमा, आइडियाज के जरिए दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता। जब दुनिया भारत की कहानियां लिखती है तो अक्सर वो एक खास नजरिए से बनी होती हैं। इस तरह की पहल, जो महिलाओं द्वारा बताई गई कहानियों को, उनके नजरिए को सामने लाती है, वो दुनिया को भारतीय समाज की एक ज्यादा मल्टी लेयर्ड, ज्यादा बारीक और शायद ज्यादा मॉडर्न तस्वीर दिखा सकती है। मतलब एक ज्यादा कंप्लीट पिक्चर। एग्जैक्टली। ये भारत की कल्चरल आइडेंटिटी को और रिच बना सकता है और ग्लोबल स्टेज पर उसकी इमेज को रीशेप कर सकता है। ये सिर्फ सिनेमा नहीं, ये एक तरह से कल्चरल डिप्लोमेसी भी है। ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो संक्षेप में कहें तो भारत का पहला ऑल विमेन लेड डेलीगेशन टिफ 2025 में भेजना सिर्फ एक न्यूज आइटम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कई परतों वाला एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये वाइफ इंडिया के विजन, सरकारी सपोर्ट, INB मिनिस्ट्री और NFDC और वेव्स बाजार जैसी इंडस्ट्री बॉडीज के बीच एक कमाल के कोलैबोरेशन का नतीजा है। एकदम सही कहा आपने। हमने देखा कि कैसे एक टफ नेशन वाइड और इंटरनेशनल लेवल के सिलेक्शन प्रोसेस से 6 टैलेंटेड फिल्म मेकर्स को चुना गया, जिनके प्रोजेक्ट्स में बहुत विविधता दिखती है। और सबसे जरूरी बात, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, ये पहल सिर्फ टिफ में प्रेजेंस दिखाने के लिए नहीं है। इसका असली फोकस इंटरनेशनल एक्सपोजर, टारगेटेड नेटवर्किंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, पिचिंग, डील मेकिंग और सबसे बढ़कर टिफ के बाद भी चलने वाले कंटिन्यूअस मेंटरशिप पर है, ताकि स्थायी मौके बन सकें। बिल्कुल, ताकि भारतीय महिला फिल्मकारों के लिए सस्टेनेबल ग्लोबल अवसर बन सकें। ये सब सुनना वाकई बहुत एक्साइटिंग है। अब ये देखना होगा कि इन 6 क्रिएटर्स की जर्नी यहाँ से कहाँ जाती है और ये कौन सी नई अनोखी कहानियां दुनिया के सामने रखती हैं। इन पर नजर तो रखनी होगी। बिल्कुल। और यहीं पे हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, हाँ। कि इस तरह की फोकस्ड पहले जो जानबूझकर महिला आवाजों को ग्लोबल स्टेज दे रही हैं, लंबे समय में दुनिया के मंच पर भारत की कल्चरल पहचान और उसकी सॉफ्ट पावर को किस तरह से बदल सकती हैं। हाँ। क्या ये सिर्फ कुछ फिल्मकारों की सक्सेस स्टोरी बनकर रह जाएगी, या ये वाकई दुनिया के भारत की कहानियों को देखने, समझने और अप्रिशिएट करने के तरीके में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।